इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूँगी पूरा क्लियरली, इसका सारा मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताऊँगी इसके अंदर। देखिए इसके अंदर जो होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और डैनियल सेल भी कहते हैं। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे उसमें एक ही ये कंपार्टमेंट होता था और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे, एक इलेक्ट्रोड नहीं होता था। लेकिन ये जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो है 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। इसके बाद इन दोनों कंपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो है एक सॉल्ट ब्रिज होता है। दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाता है। एक इलेक्ट्रोड जो है हमने जिंक का लगाया है एक कंपार्टमेंट में और दूसरे कंपार्टमेंट में हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया है। जिसमें हमने जिस कंपार्टमेंट में जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया है उसके अंदर हम जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरेंगे और जिसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया है उसके अंदर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। इन दोनों कंपार्टमेंट को ज्वाइन करता है एक सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन भरते हैं जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि ये खुद से इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके अंदर मोस्टली जो है सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा जाता है और ये जो सॉल्यूशन होता है ना इसके साथ कुछ मिलाकर इसको इस तरह बनाया होता है कि जेल की तरह होता है, इसलिए ये सॉल्यूशन के अंदर गिरता नहीं है। अगर हम इसको उल्टा करके रखें तो ऐसे देखें ना, वरना तो ये सॉल्यूशन इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा जेल जैसा होता है, ये इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं गिरता, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर नहीं गिरता। उसके बाद आपको इसका रिएक्शन समझाती हूँ। बुक से मैं आपको मार्क करा दूंगी, बुक में इसका पूरा जो है मेथड नहीं लिखा हुआ। बड़ी क्लासेस में आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह ज़्यादा ब्रीफली समझेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है लिखेंगे हम सिर्फ वही, ठीक है। जैसे ही जिंक को हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, जिंक क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज़ कर देता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हों या लूज़ हो रहे हों, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा हो, वो कहलाता है एनोड। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया एनोड और इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। अब ये आयन बन गया, ये मेटल से आयन में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले ये मेटल था, यहाँ पे ये आयन में कन्वर्ट हुआ। ये आयन कहाँ पर आएगा, ये आयन निकल के यहाँ पर आ जाएगा Zn+, ठीक है। ये आयन इधर आ गया सॉल्यूशन के अंदर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर थे। जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इस जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, इस जगह ज़्यादा है, इस जगह कमी है। तो हमेशा करंट का और इलेक्ट्रॉन का ये रूल होता है कि वो हमेशा वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और रवाना हो जाएंगे आगे की तरफ और ये इस वोल्ट मीटर से गुजरेंगे, जो यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया होता है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो होता है तार के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और इन तारों को वोल्ट मीटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होना शुरू होते हैं तो ये वोल्ट मीटर से गुजरते हैं। जब ये वोल्ट मीटर से गुजरते हैं तो वोल्ट मीटर क्या करता है, उसकी सुई में डिफ्लेक्शन यानी कि करंट का फ्लो शो होता है, क्योंकि अगर करंट ना हो, इसमें से करंट ना गुजरा हो तो ये 0 पे रहती है। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए, जिंक से फ्लो करते हुए कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर आ गए। कॉपर के इलेक्ट्रोड पे आए क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। जहाँ पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा होता है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, वो कहलाता है कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ये जो कॉपर है ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ आके कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, इसके पर +2 था, इसने इसके -2 ले लिया तो ये बन गया कॉपर का मेटल बन जाएगा। ये कॉपर का मेटल आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक के इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आ रहे हैं और जिंक के जो आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जिंक का जो इलेक्ट्रोड होता है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, इसकी थिकनेस कम होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर आ रहे हैं और कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके कॉपर के सॉल्यूशन के, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ कॉपर के साथ मिलके कॉपर के मेटल बना रहे हैं और वो मेटल जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो क्या होता जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कैथोड है हमारा, या जो कॉपर का जो हमारा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो थिक होता जाएगा, क्योंकि कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से जिंक निकल रहा है, ये थिन होता जाएगा, ये थिक होता जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये एक तो प्रोसेस ये हो रहा है। दूसरा प्रोसेस ये हो रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो है जिंक के आयन आते जा रहे हैं और इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर के आयन निकलते जा रहे हैं, वो मेटल बन के इसके ऊपर जाते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिंक आयन आ रहे हैं इसलिए ये सॉल्यूशन ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन बढ़ता जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड पतला होता जाएगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे कैथोड के ऊपर उल्टा होगा कि कॉपर जो होता है, कॉपर का डिपॉजिट इस पर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा कॉपर का डिपॉजिट इस इलेक्ट्रोड पे बढ़ता जाएगा, जो हमारा कैथोड होगा वो थिक होता जाएगा। और क्योंकि कॉपर का
सल्फेट में से कॉपर इधर आके डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा, ये सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, ये सॉल्यूशन कम होता जाएगा, जिंक की इलेक्ट्रोड जो होगा वो कम होता जाएगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो थिक होता जाएगा। अब जो है उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज का काम। ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, क्योंकि अब हमने देखा यहाँ से कॉपर जाते जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए, और इधर जो है जिंक आता जा रहा है, तो इधर सल्फेट आयन कम हो जाएंगे, जिंक के आयन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इस सल्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए ये जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट ब्रिज है, इसमें से जो, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, तो इसमें से पोटेशियम या फिर सोडियम, अब इसमें से एक चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि आपकी बुक में दोनों ही मेंशन हुई थी, मैंने इसलिए दोनों लिख दी हैं। तो अब अगर पोटेशियम सपोज कर लें, सोडियम इसके अंदर हमने सॉल्ट ब्रिज में डाला हुआ है, तो इसका जो सोडियम है इसके सल्फेट के साथ जो है वो ज्वाइन कर लेगा आके, और इसका जो क्लोरीन है इसके जिंक के साथ आके जिंक क्लोराइड बना लेगा। इस तरह से जो होगा ये बैलेंस होता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो दोनों तरफ जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाएगा। आपको पता है जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कोई केमिकल रिएक्शन पहुंच जाता है तो उसके अंदर करंट का फ्लो रुक जाता है, तो उस वक्त जो होगा ये वोल्ट मीटर ज़ीरो पे हमें शो करेगा कि ज़ीरो हो गया करंट, रिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा और ज़ीरो पे आ जाएगा। वोल्ट मीटर का काम ही होता है कि वोल्ट मीटर हमें ये बताता है कि किसी सेल के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। जिस वक्त वोल्ट मीटर करंट शो करना बंद कर देगा, क्योंकि करंट तो शो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, जैसे ही ये ज़ीरो पे आएगा करंट शो होना बंद करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे ये दोनों जो सेल्स हैं इनमें केमिकल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। बस आपने इसमें लिखना वही है जो आपकी बुक में है, ये मैंने समझा दिया आपको पूरा प्रोसेस जिस तरह से होता है। ये आपके लिए आगे क्लासेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा।